नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं कि किस तरह आप जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और उसके सिलेबस का पार्ट करंट अफेयर या जनरल स्टडीज है, तो उन सारे एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट मीन्स आरबीआई, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं आरबीआई, अथॉरिटी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विस आउटसाइड इंडिया। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है, जो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड ये है कि भी आरबीआई का कोई ऐसी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन नहीं है आरबीआई के द्वारा जो आउटसाइड इंडिया काम करती हो पेमेंट सर्विस से रिलेटेड। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द रुपे कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन इन वेरियस कंट्रीज सच एज सिंगापुर, भूटान, सऊदी अरेबिया। यानी कि जो रुपे कार्ड रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है हमारी कंट्री में, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि रुपे कार्ड को आप यूज कर सकते हैं सिंगापुर के अंदर, भूटान के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर, ये बोला जा रहा है। और आरबीआई के फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया कि आरबीआई के द्वारा कोई भी ऐसा ऑथराइज पेमेंट सिस्टम नहीं है ऑपरेटर जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया काम करता हूं। तो ये दो स्टेटमेंट है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपके पास जैसे स्टेटमेंट है उस हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह से है। तो ऑप्शन ए जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए के। और ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट यानी फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है सी ऑप्शन, वो करेक्ट हो गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये जो बोला गया है कि आरबीआई का कोई ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर नहीं है आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था रुपे कार्ड के बारे में, यानी कि रुपे स्कीम के बारे में, रुपे कार्ड के बारे में कि भाई आउटसाइड इंडिया बाकी जो कंट्री है जहां पर ये रुपे कार्ड यूज होती है उसके बारे में जो बोला गया, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप इंडिया से अगर बाहर जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, भूटान जाते हैं और सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो आपको रुपे कार्ड यूज कर सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा और भी कंट्री है जैसे यूएई यानी कि यूनाइटेड एमिरेट जो ये कंट्री है हमारी, उसे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि गल्फ कंट्री में यहां भी यूज कर सकते हो और बहरीन में भी आप यूज कर सकते हो रुपे कार्ड, ठीक है। यानी कि आप सिंगापुर में यूज कर सकते हो, भूटान में यूज कर सकते हो और यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, यहां भी यूज कर सकते हो, बहरीन और सऊदी अरेबिया में। तो कुछ गल्फ कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया जो है यानी कि एशियन कंट्री में सिंगापुर और हमारी जो नेबर कंट्री है भूटान, वहां पर आप रुपे कार्ड यूज करके अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो रुपे कार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रुपे कार्ड जो है ये एक तरह से हमारी कंट्री का डोमेस्टिक कार्ड है, यानी कि कह सकते हो ये डेबिट क्रेडिट पेमेंट से रिलेटेड एक नेटवर्क है जो कि यूजली हमारी कंट्री के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन अब इसे इन कंट्रीज में भी आप यूज कर सकते हो। और ये जो बोला गया था ना कि आरबीआई का कोई भी ऑथराइज पेमेंट सिस्टम नहीं है आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हमारे पास और दूसरे तरीके हैं जिससे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक तो ये दो तरीके हैं जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक तो ये चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम से आप यूज कर सकते हो और दूसरा नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरेंस हाउस, ये एक तरीका है, या फिर एक और जो लास्ट में बच जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि एनईएफटी, ये मोस्ट पॉपुलर है, इसकी थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर आपको कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपने करना है तो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। सी का मतलब है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द मालाबार ग्लिबडिंग फ्रॉग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक स्पीसीज है, ये मालाबार ग्लिडिंग फ्रॉग, ये एक स्पीसीज है। स्पीसीज के बारे में आपके पास यहां फर्स्ट और ये सेकंड स्टेटमेंट गिवन है। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आपसे पूछा जा रहा है कि भी मालाबार ग्लिडिंग फ्रॉग
एक स्पीसीज है उसके बारे में दो स्टेटमेंट है और आपको आइडेंटिफाई जो करना है, जैसे ये देख रहे हैं नीचे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि ये मैमेलियन स्पीसीज है, ये जो है इट इज अ मैमेलियन स्पीसीज दैट इज इन एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो स्पीसीज है हमारी कंट्री, तो हमारी कंट्री का जो साउथ पोर्शन है, यानी कि ये जो वेस्टर्न पोर्शन, इसकी बात की जा रही है कि वेस्टर्न घाट जो है इस एरिया में ये स्पीसीज है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है ड्यू टू रेयरिटी इट इज प्लेस्ड इन द क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी। यानी कि अब इसकी जो नंबर्स में ये अब कम हो रहे हैं, अब कम होने की वजह यानी कि रेयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसे IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट के अंदर इसे इंडेंजर कैटेगरी में डाला गया है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि भी ये कौन सी ये जैसे गुजरात वाला जो एरिया, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक का जो एरिया होता है ये वेस्टर्न घाट है, यानी कि इस एरिया में इसकी लोकेशन है, यहाँ ये पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात में ये बोला गया कि भी अब ये स्पीसीज कम होती जा रही है, जिस वजह से इसे IUCN की रेड लिस्ट के अंदर इसे डाला गया है। तो ये दो बात बोली गई है और आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है बोथ ए व फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, यानी कि फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। तो सही क्या अब ये समझ लेते हैं। तो ये जो मालाबार ग्लिडिंग फ्रॉग की बारे में जो आपसे बात की गई कि भी इसकी लोकेशन आपको कहां बताई गई, वेस्टर्न घाट के अंदर। तो और ये बोला गया कि एंडेमिक ये क्या है, ये एक तरह से बोल सकते हो मालाबार ग्लिडिंग फ्रॉग इज ए इन्फेविलियन इंडेमिक टू द रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट के एरिया में जो पाया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई, ये जो बोला गया ना आपसे वेस्टर्न घाट वगैरह एरिया में पाया जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और दूसरी बात जो ये बोला गया कि इसे IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, IUCN की जो रेड लिस्ट है इसके अंदर इसे इंडेंजर कैटेगरी में जो डाला गया है ये भी गलत है। इसे इंडेंजर कैटेगरी में न डालकर इसे लीस्ट कंसर्न, यानी कि अभी ज्यादा खोया नहीं है, ये इजिली अवेलेबल है हमारे प्लानिट के ऊपर। तो आप ये बोल सकते हो इसे लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर डाला गया है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो आंसर सिंपल सा है भाई, आंसर डी हो गया, यानी कि नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। द इंडियन ओशन कमीशन was created to protect the interest of the country of the entire Indian Ocean region, यानी कि जो हमारी कंट्री है, ठीक है, ये हमारी कंट्री है और इधर जो अफ्रीका है और ठीक है, और ये जो सारा एरिया बचता है यानी कि हमारी कंट्री का ये जो हमारी कंट्री है, ठीक है, और इधर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये जो सारा एरिया जो ये समुद्र वाला जो सारा एरिया है ये इंडियन ओशन है। तो इस ओशन की बात की जा रही है, इसके बारे में आपसे कि भी इंडियन ओशन कमीशन जो क्रिएट किया गया था वो इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि जो भी कंट्री इस एरिया में आते हैं, जैसे ये बोला गया ना इंडियन ओशन कमीशन, ये जो क्रिएट किया गया यानी बनाया गया था ये इसलिए ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके उन सब कंट्री का इंटरेस्ट जो कि इंडियन ओशन के अंदर आते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं इंडिया आ गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गए और भी कुछ कंट्री, जैसे यहाँ पे थोड़ा ये बांग्लादेश आप इधर बोल सकते हो, इधर थाईलैंड वगैरह और बाकी कंट्री इधर जो आते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्री है जो कि इंडियन ओशन से, या फिर आप बोल सकते हो अफ्रीकन कंट्री के जो ईस्ट में जो कंट्रीज है उससे रिलेटेड ये ओशन, ये जो कमीशन क्रिएट किया गया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि इंडिया वाज द अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन, यानी ये जो कमीशन क्रिएट किया गया था इसके फाउंडिंग मेंबर में से इंडिया एक कंट्री है, ये बोला जा रहा है आपसे सेकंड स्टेटमेंट में। अब आपको ये बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ये इसमें, और सी में बोला जा रहा है कि दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट, एक मिनट, हाँ दोनों स्टेटमेंट यानी कि
1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, ना फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब गलती क्या है इसके अंदर, अब ये समझ लेते हैं। तो ये जो कमीशन क्रिएट किया गया था, ऐसा बोल रहा जा रहा था ना आपसे कि इंडियन ओशन कमीशन जो क्रिएट किया गया है वो इसलिए क्रिएट किया गया, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर जितनी भी कंट्री आती है उन सब के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, अब समझ लेते हैं क्यों। तो इंडियन ओशन कमीशन जो क्रिएट किया गया था ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और ये 1984 में इसे बनाया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड है, यानी कि हमारी कंट्री अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, और इधर के जो आइलैंड्स है इस तरफ के, यानी कि ये लक्षद्वीप साइड के जो आइलैंड है, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इधर के बीच के जितने भी आइलैंड है, इसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें मेनली जो कंट्रीज आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेडागास्कर एक छोटा सा इधर एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास, यहां पे मेडागास्कर। तो मेडागास्कर, ठीक है, ये मेडागास्कर, कैमरोज भी इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, और उसके ला रीयूनियन, यानी कि रीयूनियन जो है ये फ्रांस का एक टेरिटरी है जो हमारे इंडियन ओशन के अंदर है, जिसका नाम रीयूनियन है। तो ये, और फिर हाँ, उसके अलावा मॉरिशस और सिचली, ये कुछ आइलैंड्स कंट्री हैं जो कि इस एरिया में, यानी कि हमारी कंट्री के जो वेस्टर्न पार्ट में जो है, कंट्री के जो वेस्टर्न पार्ट में इंडियन ओशन में, इन कंट्री के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कमीशन को फॉर्म किया गया था, यानी कि फाउंड किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, इंडिया ने इसकी जो मेंबरशिप कह लीजिए या इसे जो एक्सेप्ट किया था इस कमीशन का पार्ट होना या ऑब्जर्वर के रूप में, वो 2020 में, यानी कि अभी रिसेंटली इंडिया इसका ऑब्जर्वर बना है। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। इंडिया के अलावा और भी कंट्री, जैसे इंडिया के अलावा चाइना, यूरोपीय यूनियन, माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांसफोनिया, यानी कि ये अभी 5 इसके ऑब्जर्वर बने हैं। ऑब्जर्वर उसे बोला जाता है, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके मेंबर बनने से पहले ये कंसीडर किया जाता है कि भी किस किस को पहले ऑब्जर्वर बनाओ, ऑब्जर्वर में से फिर मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इंडिया और बाकी ये जो 5 इंस्टीट्यूशन है, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांसीफोनिया, तो ये इसके अभी क्या बने, ऑब्जर्वर बने, बाद में ये मेंबर भी बनेंगे। ठीक है, तो ये अभी इसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जो हमारा जो आंसर है इसमें डी हो जाएगा, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, ताकि जो इंडियन ओशन के जो वेस्टर्न एरिया है वहां पे जितने भी आइलैंड कंट्री उनके राइट को प्रोटेक्ट करना इनका टारगेट है, पहला काम। दूसरा ये बोला गया था ना कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, नहीं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। 1984 में ये इंस्टीट्यूशन फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी कमीशन, लेकिन इंडिया अभी रिसेंटली 2020 में इसका ऑब्जर्वर बना है, बाद में इसका मेंबर भी बन जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है टर्म Z0 प्लान के बारे में। अब ये Z0 प्लान किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनाउंस द Z0 प्लान रिसेंटली, इनमें से किस कंट्री ने अभी Z0 प्लान अनाउंस किया है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके ने अभी ये अनाउंस किया है Z0 प्लान। बी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसे प्लान को अनाउंस किया है। सी में हमारी कंट्री की बात की जा रही है कि हमारी कंट्री ने ये अनाउंस किया इस प्लान को। ठीक है, लास्ट में बोला जा रहा है कि भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है Z0 प्लान। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है कि किस कंट्री ने अभी Z0 प्लान को अनाउंस किया या लॉन्च किया है अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आंसर के लिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी कि यूके ने ये Z0 प्लान अनाउंस किया है अपनी कंट्री के अंदर। इंडिया ने नहीं और ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, ठीक है, बल्कि ना ही अमेरिका ने, बल्कि यूनाइटेड किंगडम ने इसे अनाउंस किया है। इस कमीशन का जो मेन ये जो Z0 प्लान का जो मेन मकसद है या एम कह सकते हैं वो ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस जो एनवायरमेंट में आजकल बहुत ज्यादा जो इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है उसको कम करना, यानी कि जो ग्रीन हाउस रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वर्ल्ड वाइड, उसके जो इफेक्ट है उसको डाउन करना। ठीक है, यानी कि उसके प्रभाव को कम करना मेन इसका टारगेट है। यानी कि जो फ्लाइट वगैरह से जो कार्बन इमिशन जो बढ़ रहा है उसको डिक्रीज करना इसका मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का, इस प्लान का। ठीक है, इसलिए यूनाइटेड किंगडम ने इसे अनाउंस किया है।
ठीक है। और वैसे भी अभी जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है जिसका हेडक्वार्टर कनाडा के अंदर है, ठीक है, इसके बारे में बोला, कनाडा की जो कैपिटल है वहां इसका हेडक्वार्टर है। तो वहां से एक अनाउंसमेंट ये आई थी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्होंने फोरकास्ट किया, यानी कि भविष्यवाणी की है कि भी कि 2050 आते आते इसकी जो क्वांटिटी है वो 300% हो जाएगी, यानी कि जो अभी करंट सिनेरियो में जितनी परसेंटेज में कार्बन इमिशन हो रहा है इसका 300% हो जाएगा, यानी कि 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपनी इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने, यानी कि यूके ने Z0 प्लान को लॉन्च किया अपनी कंट्री में सिविल एविएशन के सेक्टर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। वैसे भी हमारी कंट्री में भी इस तरह की कुछ स्ट्रिक्ट मेजर लिए जाने चाहिए ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि टॉप 20 अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड सिटी की बात करें उनमें से मैक्सिमम जो पॉल्यूटेड है 13-14 सिटीज जो है वो हमारी कंट्री से है। तो हमें इस तरह की प्रोग्राम की प्लान की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, ठीक है। अगर कभी आ जाता है ना इस तरह के क्वेश्चन की भी है कि आप किस तरह के स्टेप ले सकते हैं इमिशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप यहाँ पे इस तरह के एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि Z0 प्लान जो कि यूके ने किया है इसे हम यूज किया जाना चाहिए हमारी कंट्री में। कुछ इस तरह की सजेशन आप दे सकते हो। ये सब बात की जा रही है जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखने वाले हो तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द अमीबारिस डिसीज, एमीबासिस ऐसे पढ़ सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो एमीबासिस डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास यह 2 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। और आपको ये बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके बारे में पता करना है, ठीक है। ये एक तरह से डिसीज है, मतलब ये एक तरह से आप मेडिकल का टर्म है, इसलिए अमीबासिस डिसीज है। इसके बारे में आपके पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट है, इनको चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट्स, यानी कि ये जो बीमारी होती है प्रोटोजोआ पैरासाइट्स की वजह से ये बीमारी होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द डिसीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर ओनली, यानी एयर के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू ये बीमारी फैलती है एक आदमी से दूसरे आदमी की तरह, ये बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ए में बोला जा रहा है फर्स्ट करेक्ट है 1, बी में बोला जा रहा है सेकंड करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ये बीमारी है अमीबासिस रोग है, डिसीज है, इसके बारे में आप बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, यानी कि ये जो बोला गया ना ये जो डिसीज है किससे फैल रहा है, ये जैसे आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला ना ये जो डिसीज है ये प्रोटोजोवा पैरासाइट की वजह से फैल रहा है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों आप समझ लेते हैं। तो ये जो है ये क्या नाम है, ये किससे फैला जा रहा है, ये फैला जा रहा है प्रोटोजोआ पैरासाइट, जिसके मतलब ये जो टर्म है एंटामोबिया हिस्टोलाराटिका, ये मेन रीजन है, ये प्रोटोजोआ का नाम है जिसकी वजह से ये एमोबासिस डिसीज मतलब हमारे इन्वायरमेंट में फैल रहा है, हमारे आसपास फैल रहा है, ठीक है। तो जो पैरासाइट जो जिसका नाम है एंटामोबिया हिस्टोली, मतलब जो भी नाम है आप पढ़ सकते हैं, इसकी वजह से ये बीमारी क्रिएट हो रही है हमारे इन्वायरमेंट। और सेकंड जो बोला गया था ये एयर की वजह से फैलती है, ये बात गलत होगी। बल्कि ये कैसे फैलते हैं, आइदर डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट फैल रही है, या फिर आप बोल सकते कॉन्टेक्ट में आने से फैल रही है, या इनडायरेक्टली जब हम खाना खाते हैं एक साथ, तो उस खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उसके थ्रू ये बीमारी फैल रही है, यानी कि एयर टू एयर ट्रांसमिट होने वाली ये डिसीज नहीं है। यानी कि हम जब किसी के कांटेक्ट में आते हैं या फिर खाना खाते पानी पीते हैं या कुछ भी ड्रिंक करते हैं, उसकी वजह से ये डिसीज फैल रही है। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सेकंड गलत हो गया। यानी कि पैरासाइट वाली बात जो बोली वो करेक्ट है, बाय एयर नहीं ये डिसीज फैल रही बल्कि कांटेक्ट में आने के बाद फैल रही है। तो इस तरह आप बोल सकते हो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना था। कमेंट करके जरूर बताइए आपका स्कोर कितना है, ठीक है। और ये जो इसके बारे में जो रिसर्च हुई है, जहां इसके मतलब इस डिसीज को ढूंढा गया है, वो हमारी कंट्री में जो जेएनयू के स्टूडेंट है, यहाँ जो रिसर्चर्स है, इन्होंने ये काम किया है, ठीक है। तो आप आज के लिए क्वेश्चन ये है कि जेएनयू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कब बना था, क्या
फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, अभी रिसेंटली वाइस चांसलर कौन है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, अभी के लिए बाय। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिए।